आप एक चीज समझ लीजिए, आपका हाउस जो है उसको अगर आपको रहने के लिए लेना है या इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना है, आपको जल्दी डिसीजन लेना है, आप सिर्फ के चक्कर में पड़ेंगे, ये हाउस भाग जाएगा आपसे दूर। अब इसके अंदर कुछ तड़के लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वॉलेटिलिटी की। आपको पता है कि इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल है, उसके अंदर वो ऊपर भी जाता है, 30% तक नीचे भी आ जाता है। आप अगर वॉलेटिलिटी की बात करें तो सपोजिंग रिटर्न भी आता है, वॉलेटिलिटी रिस्क रिवार्ड रिवॉर्ड रेशियो है, अगर आपका रिटर्न जाता है तो वॉलेटिलिटी भी आता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 15वें साल में देखें, 14वें 15वें साल में, एक साल में आपको 22 लाख 2 करोड़ 22 लाख से, तो ये रिटर्न आपकी 1 करोड़ 44 लाख से 1 करोड़ 78 लाख आ जाती है, सीधा सीधा 34 लाख रुपए की 15% के हिसाब से आपको रिटर्न है। अगर इस समय इक्विटी मार्केट डाउन हो गया तो आपकी तो बैंड बज गई कि इतना इक्विटी मार्केट 30% डाउन हो जाता है। एंड के मूवमेंट पे जब आपको सबसे ज्यादा रिटर्न आने की वो है, इक्विटी मार्केट डाउन हो गया, लॉन्ग टर्म में वापस कवर कर देगा, लेकिन आप घर तो नहीं ले पाएंगे, ले पाएंगे घर नहीं ले पाएंगे उस समय। तो साइक्लिकल वॉलिटिलिटी एक प्रॉब्लम है इक्विटी मार्केट में। रियल एस्टेट में भी वॉलिटिलिटी है, एकदम से बहुत तेज जंपे करता है तो डाउन आता है, थोड़ा आता है, अगर आप रेजिडेंशियल में है तो प्लेटो आता है, रियल एस्टेट में प्लेटो आता है। लेकिन रियल एस्टेट में 30%, आप खुद ऑब्जर्व करिए, 30% पे कम पे कोई चीज मिलती है आपको? कोई डिस्ट्रेस सेल हो तो अलग बात है, कभी आपने देखा है? क्योंकि इक्विटी मार्केट पूरा स्पेक्युलेटिव है, स्पेकुलेशन पे बेस्ड है। आप कितना भी रेट आज चढ़ सकता है, कितना भी गिर सकता है, उसके पी रेशो एकदम से बढ़ भी जाता है, एकदम से कम भी हो जाता है। प्राइस टू इक्विटी रेशो जो इक्विटी मार्केट करते हैं उन्हें पता है, पी रेशो जो होता है, तो वैल्यूएशन एकदम से बढ़ जाती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। रियल एस्टेट जो है जमीन से जुड़ी हुई चीज है, जमीन से मतलब कि इसको बनाने में एक्चुअल चीज जाती है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको, कार के रेट आपने कभी घटते हुए देखे हैं? हमेशा बढ़ते रहते हैं। आप कहते हैं नए फीचर्स आ जाते हैं उसमें, जो नए फीचर्स आते हैं वो स्टार्टिंग में महंगे भी होते हैं, बाद में सस्ते भी पड़ते हैं कंपनी को, लेकिन कार के रेट तो कभी नहीं घटते। आपकी पावर विंडो आई, ठीक है, स्टार्ट हुई आनी, या ऑटोमेटिक स्टार्ट हुई, तो उसके अंदर R&D होती है, कम गाड़ियों में लगता है, तो उसकी पर पर यूनिट कॉस्ट महंगी होती है। अब आज की डेट में ऑटोमेटिक मैक्सिमम गाड़ियों में लग रहा है, तो उसके अंदर पर यूनिट कॉस्ट सस्ती हो जाती है, R&D की बाइफरकेट हो जाता है, नंबर ऑफ कार्स से डिवाइड हो जाता है, उसके अंदर एफिशिएंसीज ऑफ स्केल आते हैं, जितना ज्यादा चीज बनती है उतने सस्ते में बनती है। लेकिन गाड़ी की कॉस्ट तो सस्ते होते नहीं दिखी आपको, क्योंकि उसके अंदर जो स्टील लग रहा है, सीम वो लग रहा है, प्लास्टिक है, मोल्डिंग है, इक्विपमेंट है, इंजीनियरिंग है, मेन चीज जो है रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल लगते हैं, तो इसलिए वो कॉस्ट बढ़ती ही रहती है साल दर साल। वैसे ही रियल एस्टेट है, इसमें तो जी हार्डवेयर लगना है, सीमेंट लगना है, लेबर लगना है, स्टील लगना है, इनकी कॉस्ट कभी आपने कम होते हुए देखी है? तो इसकी कॉस्ट इन्फ्लेशन जितनी रहेगी, रियल एस्टेट भी उस हिसाब से दुगने से भागेगा। तो ये चीज डिफरेंस है। इक्विटी इसलिए वॉलेटाइल होती है क्योंकि वो अर्निंग बेस्ड है, एक कंपनी की अर्निंग बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। रियल एस्टेट मार्केट चीजों से बना है, वो चीजें का रेट घटते हुए मैंने देखा नहीं, अपनी जिंदगी में तो नहीं देखा। आप बताइए, आपने देखा है तो? कभी कभी स्टैग्नेट हो जाता है, रेट स्टैग्नेट हो जाता है, फिर बढ़ता ही है। कभी डिमांड कम हो जाएगी सीमेंट की, स्टील की, तो उसका रेट फिक्स हो जाता है थोड़े टाइम, फिर बढ़ जाएगा।
और इतनी सारी चीजें हैं, कभी किसी चीज का रेट बढ़ रहा है, कभी किसी चीज का रेट बढ़ रहा है। तो ये डिफरेंस है इक्विटी और रियल एस्टेट मार्केट में। इक्विटी भी बहुत अच्छा है, रिटर्न्स अच्छी है रिस्क के हिसाब से, उसका यूज है। लेकिन अगर आपको घर लेना है तो ये कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम थोड़ा साइक्लिकल चीजों की, साइकिल की। अभी ये हमने स्ट्रेट ले रखा है कि 15% हर साल रिटर्न आ रही है। ठीक है। अब इक्विटी में रिटर्न फ्लक्चुएट करती है। पिछले आप देख लीजिए, एक साल में वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल पे चल रहा है, उसके बाद एकदम से 30% 40% भाग जाता है, ये भी है। लेकिन साइक्लिकल है। अब आपके जो रिटर्न है 14वें और 15वें साल, सपोजिंगली आपको रिटर्न साइकिल डाउन साइकिल में है, तो आपको परेशानी हो जाएगी, आपको वेट करना पड़ जाएगा, और टाइम टाइम का वेट करना पड़ जाएगा। आपका 30% मार्केट गिर गया, आप वेट करेंगे ना, मेरा तो एक 1.5 करोड़ 2 करोड़ लगा है, जरा ऊपर आ जाए फिर मैं निकालूंगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। साइक्लिकल चीज ये है, अगर आप होम लोन लेते हैं वहां पे रेट कुछ भी बढ़ता घटता रहे, आपके रेंट जनरली स्टेबल रहते हैं, आपका रेट इतना घटता बढ़ता नहीं है, एक स्टेबिलिटी ज्यादा है रियल एस्टेट में। ठीक है। अब दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव है, वहां पे रिटर्न ज्यादा बन जाती है कभी कभी। टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है, आपने कोविड में लिया होता तो अभी तो बल्ले बल्ले हो चुकी होती। ठीक है। ये है डिफरेंस रियल एस्टेट इक्विटी। जब आपने होम लोन ले लिया, आपकी स्टेबिलिटी है, ये 10% आपको कम से कम रेंट तो देके जा रहा है। ठीक है, 10% इंक्रीज आपकी अभी नहीं आई, आ जाएगी, आपने घर तो ले लिया। आप आपको टेंशन नहीं है, आप वहां पे 14वें 15वें साल में रियल एस्टेट डाउन हो गया तो आप घर नहीं ले पाएंगे। अब आप कहेंगे 15वें साल में मैं तो इक्विटी से घर लूंगा, ठीक है, आप ले सकते हैं। ओके। लेकिन क्या आपको आपकी मनपसंद लोकेशन मिलेगी जो 15 साल पहले मिल जाती? बताइए। वहां पे अवेलेबिलिटी भी होती है, चॉइस भी होती है, कई चीजें होती हैं। आपका कोई एक दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने कहा मैं तो इक्विटी में ही रहूंगा, दूसरे दोस्त ने कहा मैं तो घर ले लूंगा, और दोनों को एक ही प्रोजेक्ट पसंद है। तो दूसरे दोस्त, पहले दोस्त ने वहां पे घर लिया, दूसरा दोस्त जब पैसे इकट्ठे हो गए 15 साल बाद, तो वहां पे दूसरी जगह उस प्रोजेक्ट में गया घर लेने को, उसे जगह, मन का घर नहीं मिल रहा, मन की लोकेशन नहीं मिल रही। इक्विटी में कोई भी शेयर कभी भी अवेलेबल है। आप एचडीएफसी बैंक का शेयर अभी लें, या 2 साल बाद लें, या 5 साल बाद लें, अवेलेबल रहेगा। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं होती, लोकेशन अवेलेबिलिटी सब चीज है। उसके बाद इक्विटी मार्केट का प्राइस डिस्कवरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब एक शेयर है, उसका ये फिक्स प्राइस है, सबके लिए वो प्राइस है, ऊपर नीचे जाएगा तो सबके लिए ऊपर नीचे जाएगा। रियल एस्टेट में प्राइस डिस्कवरी इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है, हर एक प्रोजेक्ट का अलग है, हर एक लोकेशन का अलग है। इसी वजह से लोगों को ये पता नहीं होता, चीजें ये चीज कंसिडर नहीं करते। आज आपको एक प्रोजेक्ट है, एक ही एरिया में 2 प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, दूसरा प्रोजेक्ट स्टैग्नेट भी हो जाता है। तो प्राइस डिस्कवरेबिलिटी का डिफरेंस है, ट्रांसपेरेंसी का एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये चीज भी आप कंसिडर कीजिए। तो आपको एक आज घर मिल रहा है, अच्छी लोकेशन पे मिल रहा है, आपका पसंद का है, और आपने नहीं लिया, और उसका प्राइस नॉर्मल रेट से ज्यादा बढ़ गया, तो फिर आप क्या करेंगे? एक सेफ्टी नहीं है ना। एक इक्विटी मार्केट में आपको पैसा भी इकट्ठा हो गया तब भी जरूरी नहीं आपको वो चीज मिल जाए। किसी, अब इक्विटी मार्केट 15% का रिटर्न देता है जैसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई शेयर तो हो सकता है जो 30% का भी रिटर्न दे रहा है, मल्टीबैगर हो गया। ठीक है, वो रियल एस्टेट में भी है। अब रियल एस्टेट में आप कहेंगे कि मेरा 5% तो रजिस्ट्री लगता है, 6% अलग अलग जगह पे रजिस्ट्री कॉस्ट भी है। बिल्कुल मैं मानता हूँ।
वहां पे म्यूचुअल फंड में 1% आपसे साल का कटता भी है। कटता है ना, म्यूचुअल फंड के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं। तो वहां पे 1% आप देने को तैयार है, वो भी हर साल आपके फंड की वैल्यू के ऊपर कटेगा। आप देख लीजिए कैलकुलेशन। इक्विटी में तो आपने सपोज एक घर बुक किया, 50-60 लाख का बुक किया, तो 60 लाख पे अगले 3-4 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 60 लाख पे आपको वो दे दें कॉस्ट। ये सब भी है। उसके बाद मैं, आप ये मत सोचिए कि मैं रियल एस्टेट की वो कर रहा हूँ, बड़ाई कर रहा हूँ। जो है वो है, कैलकुलेशन है आपके सामने। 15% की रिटर्न देने वाली भी चीज, 10% रिटर्न देने वाली चीज को 15 साल के बाद जाके पकड़ रही है कैलकुलेशन, ऐसी कैलकुलेशन है, जो है वो है। अब आते हैं, और भी तड़के हैं इसमें। अब एक अंडर कंस्ट्रक्शन का तड़का है। अब ये तो कैलकुलेशन मैंने सारी जो कर दी वो, कि आपने आज लिया और आज ही आपको रेंट भी माफ हो गया, उसका एक तड़का है। उसका तड़का ये है कि आपने आज एक फ्लैट ले लिया 60 लाख का, अंडर कंस्ट्रक्शन में 4 साल बाद मिलेगा, तो रेंटल भी आपका जाएगा 4 साल, लेकिन रिटर्न एप्रिसिएशन भी मिलेगी 4 साल पूरे 60 लाख पे। और आपका लोन की ईएमआई भी कम जाएगी 4 साल। लीजिए तड़का। तो ये भी तड़का है एक। ठीक है। और उसके बाद अनसर्टेनिटी तो मैंने बता दी आपको, वॉलेटिलिटी बता दी। इक्विटी मार्केट में क्योंकि आपने अभी अगर घर लेना है 5 साल बाद, अगर 5 साल में इक्विटी मार्केट आपका जनरेट नहीं किया, छठे साल से उसे जनरेट करना है, 5 साल का उसका या 3 साल का उसमें आपका वो आ गया, जनरेट नहीं की इनकम, तो फिर आप वेट करेंगे, जब वो जनरेट करेगा फिर आप घर लेंगे। दूसरा साइक्लिकल ये भी है कि इक्विटी मार्केट और रियल एस्टेट की कई बार साइकिल्स मैच करती हैं, कई बार नहीं करती। जैसे अभी हाई इन्फ्लेशन चल रहा है तो इक्विटी मार्केट हमारा स्टेबल है, और रियल एस्टेट फिर भी भाग रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन रियल एस्टेट को बढ़ा देता है। ये चीज भी आपको देखनी है। ठीक है। अब और भी तड़के हैं, जैसे हम्म, एक तड़का ये है कि लोगों को लगता है रियल एस्टेट में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। बिल्कुल है। क्योंकि लोग क्या करते हैं रियल एस्टेट में, इक्विटी मार्केट में तो एचडीएफसी बैंक का ही शेयर इतने का मिलेगा तो इतने का ले लेते हैं। रियल एस्टेट में वो जाते हैं, जो मेरे को सबसे सस्ती चीज मिल जाए वो लूंगा। आपको उल्टा करना चाहिए, आपको जो महंगी चीज मिले वो लेंगे। आपको अपना रेंटल यील्ड कैलकुलेट कीजिए। अगर रेंटल यील्ड उसी चीज में बैठ रही है तो महंगी चीज लीजिए, अच्छे बिल्डर की लीजिए, अच्छी लोकेशन पे लीजिए। ये आपको करना है। तो सस्ती के पीछे भागेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। अब आपको स्मॉल कैप लेंगे तो कभी कभी तो उड़ जाता है, कभी कभी गिर जाता है। तो वही इसमें है, रियल एस्टेट में आप स्मॉल कैप के पीछे भागेंगे, अच्छा बिल्डर नहीं है, अच्छी रेपुटेशन नहीं है, लोकेशन एडवांटेज नहीं है, तो फिर आप फंस सकते हैं। आप सिर्फ सिर्फ ये देखिए उस एरिया में रेंटल कितना आ रहा है, उस एरिया में जो रेंटल आ रहा है उस हिसाब से आपको चीज मिल रही है, अच्छे बिल्डर की मिल रही है, लोकेशन मिल रही है, तो आप एक डिसीजन डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता है कि ये वैल्यूएशन कैसे है, ये सारी चीज डेवलपर को, बिल्डर को पता है। आप कैलकुलेट कीजिए एग्जैक्ट एग्जैक्ट 2.25 से 3.5% के बीच में आपको रेंटल यील्ड मिलेगी। वो वैल्यूएशन ही वैसे करता है, आपके तो बिल्डर रेट बढ़ा देता है। जब रेंटल बढ़ेंगे, यील्ड बढ़ेगी, तभी बिल्डर रेट बढ़ाएगा, नहीं तो इन्वेस्टर नहीं आएगा उसके पास। कुछ अल्ट्रा लग्जरी चीजें होती हैं उसमें रेंटल यील्ड आपको कम मिलेगी, ये भी है। अल्ट्रा लग्जरी में जाएंगे तो रेंटल यील्ड कम मिलेगी। अगर आप 2 बेडरूम 3 बेडरूम में जा रहे हैं, रेंटल यील्ड ये मिलेगी। तो उस चीज के बारे में बाद में बात करेंगे, रियल एस्टेट के बारे में। आज मैं आपको ये बताना था कि ये क्यों मिराज की तरह काम करता है,
अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा ये मिराज की तरह क्यों काम करता है रियल एस्टेट। बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन ये सारी चीजें बताना जरूरी था। ठीक है। अब अगर पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब, अगर आपको पसंद आता है, किसी कोई आपसे फ्रेंड कहता है इक्विटी इक्विटी इज बेस्ट, रियल एस्टेट इज वर्स, तो आप दिखा सकते हैं। बहुत लोग रियल एस्टेट में हाथ जला चुके हैं और वो फिर से जलाएंगे, ये भी बात है। क्योंकि अभी जो चीज है रेंटल यील्ड सही चल रही है, उनको रेंटल यील्ड का पता नहीं है। अभी एकदम से रेट भागेंगे, फिर वो हाउस मिराज की तरह काम करेगा। वो मिराज के पीछे पीछे फिर बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं, फिर वो गलत चीज पे, गलत जगह पे, गलत टाइम पे ले लेते हैं। तो ये चीज को चेक करना है। जब रेंटल यील्ड्स आउट हो जाए ना मार्केट में, तो आप समझ लीजिए वैल्यूएशन गड़बड़ चल रही है। ठीक है। रेंटल यील्ड कई बारी साइक्लिकल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ही आउट हो जाए जो मिल ही नहीं सकते, तो आप समझ लीजिए चीजें गड़बड़ हैं मार्केट में रियल एस्टेट के। तो ये है, होप आपको समझ में आया कि ये रियल एस्टेट या घर आपको मिराज की तरह क्यों एक्ट करता है। थैंक यू।